एमए हिंदी प्रीवियस में हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ रहे थे। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमने कल देखा कि सबसे पहले एक फ्रांस के विद्वान थे गार्सा द तासी। गार्सा द तासी का इतिहास सबसे पहला इतिहास है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ये देखो अंडरलाइन कर दिया मैंने। इतिहास का नाम भी है यहाँ पे, एस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। फ्रेंच भाषा में लिखा गया 1839 में। उसके बाद जो लिखा गया वह था शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज 1883 में। आप देखो शिव सिंह सरोज, ये दूसरा इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर का, शिव सिंह सरोज। ये शिव सिंह सरोज हो गया, ये लिखा गया 1883 में। इसके बाद आइए तीसरा इतिहास लिखा गया जॉर्ज ग्रियर्सन का, बहुत प्रसिद्ध है ये भी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। मॉडर्न यानी आधुनिक, वर्नाक्यूलर यानी देसी भाषाएं, लिटरेचर यानी साहित्य ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की देसी भाषाओं का आधुनिक साहित्य। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से लिखा गया। ये 1888 में छपा। ये सब पूछते हैं कि सबसे पहले कौन सा आया, फिर कौन सा इतिहास ग्रंथ आया, फिर कौन सा आया। नेट के एग्जाम में पूछते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछते हैं, कॉलेज लेक्चरर में पूछते हैं, सवाल आते हैं ये, तो आप इनको नोट डाउन कर लो, लिख लो। ग्रियर्सन का 1888 में आया। तो इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया इन्होंने पहली बार इतिहास लिखा और कालक्रमबद्ध के अनुसार लिखा। उसके बाद आया मिस्र बंधुओं का मिस्र बंधु विनोद, ये 1913 में प्रकाशित हुआ। मिस्र बंधुओं का कब प्रकाशित हुआ? 1913 में। ये इम्पोर्टेंट था। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि मैंने जो कवियों का परिचय लिया है ना, वो इन्हीं मिस्र बंधुओं की पुस्तक से लिया है। तो आप देखो, जिस किताब से रामचंद्र शुक्ल अपने रेफरेंस दे रहे हों, वो किताब कितनी महत्वपूर्ण है। हालांकि हमारे लिए रामचंद्र शुक्ल की किताब महत्वपूर्ण है, लेकिन शुक्ल जी ने भी इस किताब से कवियों के परिचय लिए हैं। इसके बाद देखो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आता है। ये नागरी प्रचारणी सभा काशी में 1929 में, इस सबको मिटाते हैं, अब फिर से लिखते हैं 1929। एक शब्दकोश निकला काशी से, नागरी प्रचारणी सभा है, लिख देता हूँ यहाँ पे, नागरी प्रचारणी। नागरी में मैं लिख रहा हूँ, ये जो लिपि में लिख रहा हूँ ना, आप देख रहे हो, ये नागरी लिपि है। हिंदी भाषा है ये, लेकिन ये नागरी लिपि है। हिंदी को तो जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं रोमन लिपि में, देखो हिंदी तो ये रोमन लिपि हो गई। तो जैसे हम मैसेज लिखते हैं ना, देखो आप देखो, जैसे लिखो क्या कर रहे हो, ये हो गई नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, जिसको नागरी लिपि बोलते हैं। लेकिन ये इंग्लिश में भी, रोमन लिपि में भी लिखा जा सकता है। देखो दोनों लैंग्वेज एक है, लिपि अलग है। ये लिपि कौन सी है? ये नागरी लिपि है। और ये लिपि कौन सी है? ये नीचे वाली, ये लिपि थी रोमन। तो हिंदी शब्द सागर जब लिखा गया काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, ये एक शब्दकोश है। तो उसकी भूमिका लिखते हैं ना, भूमिका किताब की, उसमें 1929 में रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उसकी भूमिका है ये, उसकी भूमिका के रूप में ये किताब आई थी। फिर बाद में 1941 में इसको अलग से किताब बना दिया गया, जिसको आजकल हम हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। वो सबसे पहले काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी शब्द सागर एक किताब है व्याकरण की, शब्दकोश है ये। हिंदी शब्द सागर एक शब्दकोश है।
ये हिंदी शब्द सागर है ना, इसकी भूमिका किसने लिखी? रामचंद्र शुक्ल ने। ये सवाल आता है कब लिखी? 1929 1929 में ये सवाल आता है। और इसकी भूमिका जो लिखी 150 पेज की 200 पेज की इस शब्दकोश की, इस डिक्शनरी की जो भूमिका है, वही हिंदी साहित्य का इतिहास बना रामचंद्र शुक्ल का। आगे चल के इसको अलग से किताब के रूप में लिख दिया। तो ये बात याद रखने की आपकी कि जो किताब एक भूमिका के रूप में लिखी गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, रामचंद्र शुक्ल पढ़ाने जाते थे अपने स्टूडेंट्स को। तो जो रामचंद्र शुक्ल अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाने के लिए नोट्स बना रहे थे अलग अलग किताबों को पढ़ के, जो वो भूमिका लिख रहे थे हिंदी शब्द सागर नामक डिक्शनरी की, वही आगे चल के हिंदी साहित्य का इतिहास बन गया, अलग से किताब बन गई। ठीक है, समझ में आया? चलो हाँ आगे देखते हैं। इनका काल क्रमानुसार न्यायोचित और युग अनुरूप इतिहास है, क्योंकि किसका? रामचंद्र शुक्ल का। क्योंकि इन्होंने उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर काल विभाजन किया था। इस इतिहास में शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण विस्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। देखो ये वाली लाइन। और तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जैसा जनता सोचती है वैसा ही साहित्य उस जमाने में बनता है। जैसी जनता विचार रखती है, जैसी जनता होती है, साहित्य भी वैसा ही होता है। और यही बात हमने सेकंड ईयर में पढ़ी थी। साहित्य जन समूह का हृदय का विकास है। हमने बीए पार्ट सेकंड में देखा था बालकृष्ण भट्ट का निबंध साहित्य जन समूह का हृदय का विकास है। उसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रामायण के काल में जमीन का इतना महत्व नहीं था, लोगों के दिल उदार थे। तो एक भाई दूसरे भाई के लिए राज्य छोड़ रहा है। भरत कहता है भाई राम तुम ही राजा बनो, राम कहता है नहीं भाई भरत तू ही राजा बन, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन महाभारत तक आते आते जमाना बदल जाता है और भाई ही भाई को कहता है कि 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। संस्कृत में एक श्लोक है, सूची अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। सूची अग्रम यानी सुई की नोक के आगे के हिस्से के बराबर भी नहीं दूंगा युद्ध के बिना केशव। दुर्योधन कहता है कि हे कृष्ण, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, बिना लड़े तो लड़ के ले लो। तो एक भाई दूसरे भाई को मार रहा था, जबकि यहाँ पे एक भाई दूसरे भाई को अपना शासन दे रहा है, अपना राज्य पाठ दे रहा है। तो ये जनता की चित्तवृत्ति का बदलाव हो गया 2 युगों के अनुसार। और शुक्ल जी यही कह रहे हैं कि जब जनता की चित्तवृत्ति बदलती है तो उस काल का साहित्य भी बदल जाता है। जब हम पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर का रश्मि रथी, तो उसमें